तो आज की आखिरी क्लास है टीडीएस ऑन सैलरी पे, और ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास होगी और हमारा कंप्लीट हो जाएगा टीडीएस ऑन सैलरी। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच दिया आपने? एक्चुअल में नहीं खींचा है, रीजन यह है कि हर कंपनी टीडीएस ऑन सैलरी काटती ही काटती है। दूसरी बात, इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तीसरी बात, जब आप प्रैक्टिकल करने लगोगे किसी का भी काम, जब आप प्रैक्टिकली टीडीएस काटने लगे होगे अंडर सैलरी, तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें कवर कर सकूं, जितनी भी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं, ताकि आपको ऐसा ना हो कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप काम करने जाओ तो आपको दिक्कत हो। ठीक है, इसमें कई सारी बातें मैंने बता भी दी है, मैं कोशिश करता हूं जल्दी जल्दी सारी चीजें दोबारा से बोलने की। ध्यान से सुनो, टीडीएस पे सैलरी, कोई भी अगर सैलरी दे रहा है, मान लेते हैं मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, तो मुझे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। अगर मैं सैलरी इतनी दे रहा हूं कि आप पे टैक्स की लाइबिलिटी है, अगर मैं आपको इतनी सैलरी दे रहा हूं कि आपके ऊपर टैक्स ही नहीं बनेगा, तो मुझे टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा कितना टीडीएस काटना है, तो कोई फिक्स रेट नहीं है कि 5% काटना है, 10% काटना है, ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं है, बल्कि आपको स्लैब रेट से काटना है। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि सामने वाले की टोटल इनकम कितनी होने वाली है, और उस इनकम से उसका टैक्स कितना बनने वाला है। और जितना भी टैक्स बनेगा, मान लेते हैं 1 लाख का टैक्स बना, और मेरे पास आप 10 महीने काम करने वाले हो, तो 1 लाख डिवाइड बाई 10, और मैं हर महीने इतना इतना टीडीएस काटूंगा जो भी आएगा। अगर 12 महीने काम करने वाले हो तो डिवाइड बाई 12। अच्छा, फ्यूचर में अगर सैलरी बढ़ती है उसकी, तो आपको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? सारी इनकम, जो भी इनकम आप हमें बताते हो, मान लेते हैं आप मुझे कह रहे हो मेरी तो रेंटल इनकम भी है, तो मुझे वो भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपकी जो इनकम टैक्स निकालना है मुझे, वो सारी इनकम को कंसीडर करके जो जो इनकम आप मुझे इन्फॉर्म करते हो। जो आप बताते ही नहीं हो मुझे, वो तो मैं बता ही नहीं, वो तो मैं कर ही नहीं सकता। तो मुझे सैलरी तो आपकी पता ही है, इसके अलावा कोई और इनकम अगर आप मुझे बताते हो तो उसे मैं कंसीडर करूंगा। अच्छा, क्या आप कोई डिडक्शन देते हो तो क्या मैं उसे कंसीडर करूंगा? हाँ, आप अगर कोई डिडक्शन देते हो, बताते हो कि मैं तो एलआईसी में पैसा पे करने वाला हूं, मैं तो इंश्योरेंस भी लेने वाला हूं, तो अगर आप ऐसा कुछ बोलते हो तो मुझे वो माइनस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे उसके बदले में क्या मांग सकता हूं? प्रूफ, कि भाई सब प्रूफ दे दो आप कि क्या चीज है, और उसके बाद ही मैं करूंगा। इन सब झंझट से बचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं? मोस्टली लास्ट के 3 महीने में टीडीएस काटती हैं, मैंने ये आपको बताया था। बट रूल क्या होता है कि आपको हर महीने टीडीएस काटना चाहिए रूल के हिसाब से। बट कई कंपनियां क्या कहती हैं, यार इतना झंझट कौन ले, लास्ट के 3 महीने में हम देखेंगे, क्योंकि कई बार डिडक्शन के प्रूफ नहीं होते लोगों के पास। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई अप्रैल में ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बताओ इस साल इंश्योरेंस पे करोगे, उसकी कॉपी दे दो, तो आपके पास तो कॉपी है ही नहीं, क्योंकि पे करोगे आप जाके लास्ट में। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका डिडक्शन का प्रूफ शुरू में देना पॉसिबल नहीं होता। तो कई कंपनियां क्या करती हैं, प्रूफ ना होने के चक्कर में या तो शुरू में थोड़ा तो बहुत रफली टीडीएस काट लेती हैं, और लास्ट के 3 महीने में क्या कर लेती हैं, उसको एडजस्ट। याद है मैंने एडजस्टमेंट बताई थी? अब आप बोलोगे कौन सी एडजस्टमेंट? अरे भाई, अगर आपने कम टीडीएस काटा है, बाद में आपको पता चला यार टीडीएस तो इतना काटना चाहिए था, मान लेते हैं आपको बाद में पता चला कि आपको तो 1,20,000 का टीडीएस काटना चाहिए था, और पूरे 9 महीने तक आपने सिर्फ 60,000 रुपए का टीडीएस काटा। पूरा काटना कितना चाहिए था? 1,20,000, और आपको लास्ट के 3 महीने में पता चला यार मैंने तो गलत काट दिया, मैंने तो अभी तक सिर्फ 60,000 रुपए ही टीडीएस काटा है। तो अब बाकी बचे कितने? 60,000। वो 60,000 बाकी के 3 महीने में काट लो। समझ आ गया? तो आप, जरूरी नहीं है कि आपको कोई चीज, ये मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, रूल तो यही है कि हर महीने बराबर बराबर काटो। लेकिन क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि शुरू में ही हम किसी की एग्जैक्ट इनकम बता दें, तो कई बार क्या होता है कि आप 9 महीने तक जितना टीडीएस काटना है काटो, लास्ट के 3 महीने में उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर है? यहां तक की सारी बातें क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ बातें और। मैंने बोला डू नॉट कंसीडर लॉस। अगर कोई लॉस बोलता है कि यार मेरे को तो लॉस होने वाला है, कोई आपको, जैसे मैंने क्या बोला, इनकम बताता है तो जोड़ लो। अगर वो कह रहा है मेरे को रेंट की इनकम मिलने वाली है, तो आप जोड़ देते थे। तो अगर कोई बोलता है मेरे को तो लॉस होने वाला है, तो क्या माइनस भी करोगे? ध्यान रखना, डिडक्शन और लॉस दोनों में फर्क है। डिडक्शन क्या होता है? कहीं गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि यहां पैसा लगाओगे तो हम माइनस कर देंगे, वो तो अलाउड है। लेकिन लॉस क्या होता है? जैसे मान लेते हैं मैं कहीं पे जॉब करने गया, और मेरे को क्या बोला गया कि भाई साहब 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी, तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 12 लाख। अब वो मेरे से पूछ रहा है बताओ भाई हाउस प्रॉपर्टी का कोई वो है, इनकम है? मैंने बोला नहीं नहीं इनकम नहीं है। उसने बोला क्या कोई कैपिटल गेन है? मैंने बोला नहीं भाई कैपिटल गेन भी नहीं है। उसने मेरे से पूछा कोई बिजनेस की इनकम है? मैंने बोला नहीं भाई बिजनेस की भी कोई इनकम नहीं है। उसने बोला कोई अदर सोर्स से इनकम है?
मैंने बोला नहीं कोई इनकम नहीं है। फिर मैंने उसको बोला यार इनकम अगर होती तो जोड़ देते। उसने बोला हाँ भाई अगर आपने बोल दिया कि मेरी 10,000 इनकम है तो 10,000 जोड़ के 1,20,000 12,10,000 आपकी इनकम मानी जाती, उस पर टीडीएस काटा जाता। फिर वो बोल सकता है यार मेरा लॉस है, मैं इस साल एक घर बेचने वाला हूं और 100% वो लॉस में ही बेचूंगा क्योंकि मैंने किसी को वादा किया है, ठीक है, तो मैंने वादा किया है मैं उसे लॉस में बेचूंगा, तो मुझे कैपिटल गेन नहीं होने वाला, कैपिटल लॉस होने वाला है। तो क्या इसे घटा दोगे? मैं कह रहा हूं मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में जैसा कि सबको पता है शुरू के कुछ साल लॉस होता है, और मान लेते हैं मैंने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया कि मुझे पता है इस साल मैं 10 लाख लगाऊंगा और 1 रुपए नहीं आएगा, तो मुझे पहले से ही पता है कि मेरे को कितने का लॉस होने वाला है, 10 लाख का। क्या ये माइनस करना अलाउड है? तो एक बात सुन लो, अगर आपकी कोई इनकम है जो पता चल जाती है तब तो ऐड कर लोगे उसे, लेकिन अगर आपका कोई लॉस पता चलता है तो वो माइनस करना अलाउड नहीं है, यानी लॉस को अलाउड नहीं करते। लेकिन एक तरह का लॉस अलाउड करते हो, कौन सा लॉस होता है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अलाउड करते हो बस। अब आपके मन में आएगा हाउस प्रॉपर्टी से तो रेंट मिलता है ना, लॉस कैसे हो सकता है? हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होना तो ना के बराबर है। जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। हाउस प्रॉपर्टी में होता क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक घर है, मैं जस्ट आपको मतलब हल्का सा बता रहा हूं, आप ये मत समझना कि पूरी बातें बता दूंगा क्योंकि पूरी बातें आपको इनकम टैक्स में जाके पढ़नी पड़ेगी। मैं एक बात बोलता हूं, मान लेते हैं मैंने एक घर बनाया, घर बनाने में मुझे पता है 1 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है, और फिर मैं इसको रेंट पे चढ़ा दूंगा घर को, और मान लेते हैं अभी क्योंकि या घर बन ही रहा है या बहुत कम रेंट मिलना है, मान लेते हैं सिर्फ 10,000 रुपए पर मंथ घर का रेंट मिलना है अभी के लिए, क्योंकि घर पूरा बना नहीं है या फिर ऐसी कोई सी भी बात हो, आप उतनी ज्यादा डिटेल में मत जाओ। रेंट मुझे मिलना है 10,000 रुपए पर मंथ और मैंने घर लिया है 1 करोड़ रुपए लोन लेके, ठीक है। अब ऐसे केस में आपकी इस घर से इनकम कितनी होगी? 1,20,000, 1,20,000, क्योंकि 10,000 रुपए हर महीने आप कमा रहे हो तो 1,20,000 इनकम होगी। लेकिन क्योंकि आपने लोन लिया था, और हाउस प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट कहती है अगर आप लोन लेते हो और लोन की रीपेमेंट करते हो तो लोन जब वापस करते हो तो इंटरेस्ट देते हो ना उस पे ब्याज, तो जो ब्याज वाला पार्ट होगा वो आपको हम माइनस करने देंगे। तो अगर मान लेते हैं आपने इस पूरे साल 2 लाख रुपए का ब्याज दिया है तो 2 लाख का माइनस करके कितना आ जाएगा? 80,000 का आपको लॉस आ गया ना इस बार हाउस प्रॉपर्टी में, समझ आ रहा है? क्योंकि आपकी रेंट आई 1,20 और आपने ब्याज कितना दे दिया उस पे? 2 लाख, तो आपको तो 80,000 का लॉस है। तो क्या ये वाला लॉस अलाउड होगा? हाँ, ये वाला लॉस अलाउड होता है। तो अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बता दिया आपको तो वो माइनस कर सकते हो आप, ठीक है। अब आप बोलोगे कि एक बात बताओ, मान लेते हैं रेंट 0 होता तो कितने का लॉस हो जाता? माइनस का 2 लाख, पूरा 2 लाख का लॉस, यानी रेंट कुछ नहीं मिला बल्कि मैं ब्याज दे रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी को। तो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है, पहले तो ये समझो, और हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस अलाउड होता है, माइनस कर सकते हो आप। पर हाँ, आपको प्रूफ चाहिए होगा उसके लिए भी कि भाई साहब आप कह रहे हो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होने वाला है, क्यों लॉस होने वाला है? क्योंकि आप ब्याज देने वाले हो, तो ब्याज का प्रूफ दे दो। जो भी आप ब्याज दोगे तो जिस भी बैंक से लोन लिया है उस लोन की स्टेटमेंट दे दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि इस साल आप इतने रुपए का ब्याज देने वाले हो, तो वो माइनस करना अलाउड है। यानी नॉर्मल, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार इस बात को समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है ये। आप जब प्रैक्टिकल काम करने बैठोगे तभी, इंटरव्यू में इतनी ज्यादा डीप में नहीं पूछ सकता कोई, क्या हो सकता है पूछ भी ले, कोई बहुत तेज आदमी बैठा हो, सीए बैठा हो, तो वो आपसे पूछ सकता है। बाकी नॉर्मली इंटरव्यू में इतनी चीजें नहीं पूछी जाती, बट जब आप जॉब करने लगोगे तो ये सारी चीजें कवर होंगी, ये सारी चीजें काम आएंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सिंपल रूल क्या है, मेरे पास कोई आया सैलरी लेने के लिए, अगर मैं उसको इतनी सैलरी दे रहा हूं जिससे उसका टैक्स नहीं बनेगा तो मेरे को टीडीएस की कोई बात ही नहीं करनी। लेकिन अगर मैं उसको इतनी सैलरी दे रहा हूं कि उसका टैक्स बनेगा तो मुझे उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस काटने का बड़ा सिंपल सा रूल है, पहले तो उसकी पूरी इनकम पता कर लो, इनकम से हिसाब से पूछ लो उससे, ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करेगा कि न्यू चूज करेगा, वो जो भी चूज करता है ओल्ड या न्यू, उसके हिसाब से इनकम निकाल लो कि इसका इतना इनकम बनता है और इतना टैक्स बनता है, और जो भी टैक्स बनता है आपके पास जितने दिन काम करेगा उसके हिसाब से काट लो, उसके हिसाब से काट लो। 10 महीने काम करना है तो 10 महीने में काट लो, 12 महीने काम करना है तो 12 महीने में काट लो। ये चीजें हो गई, ये हो गई आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है, आप उससे सिर्फ सैलरी वाली इनकम नहीं पूछोगे बल्कि दूसरी इनकम और पूछोगे, क्या सर आपकी कोई दूसरी इनकम भी है? हालांकि मैं आपको 100% बता दूं वो नहीं बताने वाला अपनी कोई दूसरी इनकम। क्यों बताएगा? बताएगा तो ज्यादा इनकम दिखेगी, ज्यादा इनकम दिखेगी तो ज्यादा टीडीएस कटेगा, कोई नहीं कटवाना चाहता ज्यादा टीडीएस, तो वो अपनी इनकम तो नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। लेकिन क्या वो डिडक्शन बताएगा? हाँ, क्या डिडक्शन आप कंसीडर करोगे? हाँ, लेकिन विद प्रूफ आप पूछोगे उससे कि आप बोल रहे हो कि एलआईसी पे करूंगा तो कॉपी दे दो, समझ आ रहा है? तो इस तरह का इनकम भी कंसीडर करना है और
डिडक्शन भी कंसीडर करना है, क्या लॉस कंसीडर करना है? कोई कह रहा है मेरा तो लॉस होने वाला है, क्या वो कंसीडर करना है? कोई भी लॉस कंसीडर नहीं करना, केवल एक लॉस कंसीडर करना है, हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस, और उसका भी वो प्रूफ देगा, आप उसे माइनस कर देना, अलाउड कर देना, कोई बात नहीं, हाउस प्रॉपर्टी वाला लॉस माइनस हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? यहां तक ये दोनों पॉइंट कवर हो गए। टोटल 4 पॉइंट बताने थे मेरे को अलग से, जिनमें से मैं ये 2 पॉइंट आपको बता चुका हूं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, प्लस नोट्स है तो देख के आप दोबारा भी बाद में रिवाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं, क्या टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट भी काटना है? ये क्या लाइन लिखी हुई है आपने, डिडक्ट टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब ध्यान से सुनो, इसके बारे में मैं एक चीज बता, नॉर्मल टीडीएस का रूल क्या होता है? नॉर्मल टीडीएस का रूल ये होता है कि ड्यू डेट या फिर पेमेंट डेट, दोनों में से जो पहले हो, अगर इंग्लिश में लिखूं तो अर्लियर हो, दोनों में से जो पहले हो, अर्लियर हो, उस पे टीडीएस काट लेना है, उस डेट को टीडीएस काट लेना है। अब आप बोलोगे बात समझ ही नहीं आई, एक एग्जांपल दो तब जाके हम समझेंगे, क्योंकि इतनी मुश्किल मुश्किल बातें क्यों बता रहे हो। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगा। मान लेते हैं, अभी आगे फ्यूचर में चल के हम पढ़ेंगे कि मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया, ध्यान से सुनो, मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया तो मैं उसका 1% टीडीएस काटूंगा। मान लेते हैं मैंने किसी को 2 लाख रुपए का ठेका दिया कि भाई मेरा ये काम करना है कॉन्ट्रैक्ट पे, आपको मैं 2 लाख रुपए पे करने वाला हूं। तो जैसे ही मैंने उसको बोला कि मैं आपको 2 लाख रुपए पे करने वाला हूं, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं डील हो गया 10 जनवरी को, हमारी डील हो गई 10 जनवरी को, और 10 जनवरी को उसने मेरे को बिल बना के दे दिया, ये रहा भाई मेरा 2 लाख रुपए का बिल। ठीक है, अच्छा मैंने कहा काम कर दो, उसने काम कर दिया 2-3 दिन में, और मान लेते हैं मैंने पेमेंट उसको की 11 फरवरी को, मैंने जो पेमेंट की है वो 11 फरवरी को पेमेंट की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बिल बना 10 जनवरी को और पेमेंट की आपने 11 फरवरी को, तो टीडीएस कौन से दिन काटना है? टीडीएस जनवरी में ही काट लेना है या जब पेमेंट करोगे तब काटना है? तो दोनों में से रूल के हिसाब से क्या होता है टीडीएस में, कि दोनों में से जो पहले हो जाए, अगर बिल पहले बन गया, यानी जिसे बोलते हैं ड्यू हो गया, बिल बनते ही ड्यू हो जाता है ना, तो ड्यू हो गया पहले तो उस दिन टीडीएस काट लो, और अगर आपने पेमेंट पहले कर दी तो उस दिन टीडीएस काट लो। तो दोनों में से कौन सा पहले है बताओ? ड्यू पहले हो रहा है, यानी जनवरी में ही आपको टीडीएस काट लेना चाहिए। कितने तारीख को? 10 जनवरी को ही आपको टीडीएस काट लेना चाहिए। अब आप बोलोगे एक बात बताओ, फरवरी में भी काटते तो क्या फर्क पड़ जाता? जिस महीने आप टीडीएस काटोगे उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको गवर्नमेंट को जमा करना होता है टीडीएस। तो जिस महीने में आप टीडीएस काटोगे उसके अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना होता है। तो इसके हिसाब से हमने टीडीएस कब काटना चाहिए? 10 जनवरी को। तो हमें ये गवर्नमेंट को जमा कब कराना पड़ जाएगा? 7 फरवरी तक, जो कि लास्ट डेट है, उससे पहले आप जमा करा सकते हो। अच्छा, अब आपके मन में आएगा क्या लेट जमा करा सकते हैं? हाँ, लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं कर रहे हम, आप उससे पहले भी जमा करा सकते हो, और उसके मतलब 7 फरवरी लास्ट डेट है, उसके बाद भी जमा करा सकते हो, लेकिन विद इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट छोड़ो, अभी आप सिंपल समझो कि भाई हम तो टाइम से जमा कराएंगे। तो जिस महीने आप टीडीएस काटते हो उसके अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना होता है। अब वो जमा कराने वाला टीडीएस वो सब कैसे करते हैं वो आगे की क्लासेस में सीखेंगे, अभी उसका कोई काम नहीं है। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि टीडीएस का एक रूल होता है, किस दिन टीडीएस काटना है, जिस दिन ड्यू हो या जिस दिन पेमेंट हो, दोनों में से जो पहले हो, दोनों में से जो पहले हो जाए। मान लेते हैं अगर मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया 10 लाख रुपए का कि भाई साहब मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आपको मेरा ये काम करना है, और उसने बोला मेरे को एडवांस पेमेंट चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, आज मान लेते हैं 28 अक्टूबर है, तो 28 अक्टूबर को मैंने उसको एडवांस पेमेंट कर दी, और उसके बाद काम हम कर दिया, और उसने मेरे को नवंबर में 15 नवंबर को बिल दिया है। ठीक है, तो मेरी ड्यू हो रही है 15 नवंबर को। अब एक बात बताओ, दोनों में से पहले क्या आ रहा है? आप बोलोगे पहले क्या आ रहा है? एडवांस। एडवांस पहले आ रहा है, यानी पेमेंट पहले हो गई है, पेमेंट पहले हो गई है, और पेमेंट या ड्यू डेट दोनों में से जो पहले हो उस दिन ही टीडीएस काट लेना चाहिए। तो मुझे किस दिन टीडीएस काट लेना चाहिए? 28 अक्टूबर। तो गवर्नमेंट को जमा कब तक कराना पड़ेगा? 7 नवंबर तक। समझ आ गया? पॉइंट समझ आ रहा है? तो सिंपल सा एक रूल है कि टीडीएस आपको कब काटना होता है, तो जब ड्यू हो या जब पेमेंट आप कर रहे हो, दोनों में से जो पहले हो जाए, जो दोनों में से पहले हो जाए उस डेट को आप टीडीएस काट लो, और अगले महीने के 7 तारीख तक गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, क्या यहां पे दिखाऊं, तो सैलरी में क्या लिखा हुआ है? डिडक्ट टीडीएस एट द टाइम ऑफ
पेमेंट। यानी सैलरी में कभी भी ड्यू डेट पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आपको टीडीएस कब काटना होता है सैलरी में? पेमेंट पे। तो सैलरी के टाइम पे ये रूल नहीं लगेगा कि ड्यू हुआ पहले या पेमेंट हुई पहले, तो दोनों में से कौन सा आएगा? पेमेंट ही आएगा हमेशा। जब आप पेमेंट करोगे तब टीडीएस काटो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बार समझाता हूं। मान लेते हैं मैंने नीतीश को जॉब पे रखा, ठीक है, और नीतीश को मैंने बोला भाई हर महीने की, और मान लेते हैं अक्टूबर में जॉब पे रखा, ठीक है, 1 अक्टूबर से नीतीश मेरे पास जॉब करने आ रहा है। नीतीश 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जॉब करेगा और 31 अक्टूबर को बैलेंस ड्यू हो जाएगा। मान लेते हैं मैंने नीतीश को बोला 1 लाख रुपए की सैलरी दूंगा, तो 1 लाख रुपए 31 अक्टूबर को ड्यू हो गया। ध्यान रखना, ड्यू हो गया। पेमेंट मुझे कब करनी होती है भाई? कई लोग 7 को करते हैं, कई लोग 31 तारीख को ही पेमेंट कर देते हैं, कई लोग 1 तारीख को करते हैं, कई लोग 10 को करते हैं, कई लोग 20 तारीख तक भी करते हैं अगले महीने। मान लेते हैं मेरा ऐसा स्ट्रेटेजी है, मैं 7 तारीख को करता हूं, तो मैं 7 नवंबर को पेमेंट करूंगा सैलरी की, ठीक है, 1 लाख रुपए माइनस टीडीएस काट के, ऐसे ही कुछ जो भी टीडीएस होगा। अभी टीडीएस की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब टीडीएस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट की बात नहीं कर रहे। अब ध्यान से सुनो, मुझे कौन से दिन टीडीएस काटना चाहिए? नॉर्मल रूल क्या कहता है? नॉर्मल कहता है ड्यू डेट या फिर पेमेंट डेट, दोनों में से जो पहले आए। नॉर्मल, तो नॉर्मल के हिसाब से अक्टूबर में ही ड्यू हो गया था सैलरी, तो नॉर्मल अगर रूल इस पे लगता तो अक्टूबर में ही टीडीएस काटना होता और 7 नवंबर तक गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता। क्योंकि मैंने अक्टूबर में टीडीएस काटा तो 7 नवंबर तक गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। लेकिन सैलरी वाला रूल क्या कहता है? कौन से सेक्शन की बात हो रही है? 192। ये क्या कहता है भाई? ड्यू डेट या पेमेंट, इससे मतलब नहीं है। जिस डेट आपको पेमेंट करोगे उस दिन टीडीएस काटना है। तो आप बताओ, इस वाले केस में मैंने जब सैलरी दी है तो मैंने पेमेंट कब की है? 7 नवंबर को, तो मुझे टीडीएस कब काटना पड़ेगा? 7 नवंबर को। तो 7 नवंबर को मैं टीडीएस काटूंगा तो गवर्नमेंट को जमा कब तक कराना पड़ेगा? 7 दिसंबर, अगले महीने की 7 तारीख तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टीडीएस काटना कौन सी डेट को है, क्योंकि जिस डेट को काटोगे, जिस मंथ में काटोगे, अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना होता है। तो नॉर्मल रूल क्या है? फिर से मैं बार बार आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि टीडीएस आज तक आपने नहीं पढ़ा है भाई, आज तक आपने टीडीएस नहीं पढ़ा, आपको कुछ नहीं पता टीडीएस के बारे में। इसीलिए मैं कुछ ज्यादा इस पे टाइम ले रहा हूं, क्योंकि जब सीख ही रहे हो तो बार बार सीखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार सीखो, अच्छे से सीखो, फिर लाइफ टाइम वही काम आने वाला है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉर्मल रूल क्या है? टीडीएस कब काटना होता है? ड्यू या पेमेंट, जो दोनों में से पहले आ जाए। और जिस दिन टीडीएस काटने की बात आ गई उसके अगले महीने को गवर्नमेंट को जमा कराना है। लेकिन सैलरी वाले में क्या रूल है? सैलरी वाले में रूल है कि भाई सब जब आप पेमेंट करोगे तो टीडीएस काटो, आपको पहले टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आपकी सैलरी की पेमेंट की टाइम आ गया उस दिन आप टीडीएस काटो, फिर उसके अगले महीने जमा कराओ। क्लियर है यहां तक पॉइंट? तो अभी तक मैंने ये सारे पॉइंट समझा दिए हैं। सिर्फ एक पॉइंट बताना बाकी है कि अगर आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो, मान लेते हैं आप 2 जगह जॉब कर रहे हो एक साथ, हो सकता है कि आप एक साथ 2 जगह जॉब कर रहे हो सकता है आपने 4 महीने एक जगह जॉब किया, फिर वहां से जॉब छोड़ दी और नई जगह चले गए, अगले 8 महीना कहीं और किए, या फिर हो सकता है आप बीच में 1 महीना खाली भी रहे। यानी अगर आपने एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास काम किया तो क्या करना है? वैसे मैं आपको ये बात बता दूं, क्योंकि मैंने आपको पहले बहुत सारी चीज समझा चुका है, तो ये आपको बड़ा आसान लगेगा, आपको लगेगा हाँ ये तो हम लॉजिकल है, और मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आपको वो एग्जाम्पल समझ आ जाएंगे और उसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सैलरी वाला। ठीक है, तो मैं कुछ पहले तो आपको एक बात बोलता हूं, जब आप एक जगह जॉब कर रहे होते हो, जैसे मान लेते हैं, एक सिंपल सी बात करते हैं, मान लेते हैं मैं कंपनी ए में गया, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं कंपनी ए में गया जॉब के लिए। कब गया? अप्रैल 2024 में। ठीक है, अप्रैल 2024 में गया और कंपनी ने मुझे बोला मैं आपको सैलरी दूंगा 2 लाख रुपए पर मंथ। मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है। 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से कंपनी ए को क्या लग रहा होगा, सोच के बताओ, कि ये पूरी जिंदगी मेरे पास काम करेगा? कि सबको यही लगता है कि मेरे पास ये पूरी जिंदगी काम करने वाला है। तो भाई पूरी जिंदगी अगर आप कंपनी ए के पास काम करने वाले हो तो कंपनी ए उसके हिसाब से टीडीएस काट रही होगी। और मान लेते हैं आपने 7 मंथ तक जॉब भी की, 7 मंथ तक जॉब की और उसके बाद जॉब आपने क्या कर दी? क्विट कर दी, आपने छोड़ दिया जॉब और आप गए इंटरव्यू देने कंपनी बी में। अब जैसे ही आप कंपनी बी में गए, कंपनी बी का एक क्वेश्चन होगा कि पिछली कंपनी में आपको क्या सैलरी मिलती थी। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सच बताऊं या तो मैं झूठ बोल दूं। ऐसा भी होता है, कई लोग कहते हैं मेरे को वहां 3 लाख मिलता था, आप 3 लाख से ज्यादा दोगे तो करूंगा, ऐसा भी होता है। भले आपको एक्चुअल में कितना मिल रहा होगा, सिर्फ 2 लाख। वैसे एक बात बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनियों में छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कहेंगे बैंक स्टेटमेंट दे दो,
आप अपना वो प्रूफ दे दो। लेकिन कई बार क्या होता है, आप छुपा भी पाते हो। तो ठीक है, आपको सब चीज पता होना चाहिए। तो कई बार आप कंपनी बी में जा रहे हो, आपने झूठ बोल दिया कि मेरी सैलरी ज्यादा थी या कम थी या कुछ भी, आपने बोला मैं काम ही नहीं करता था, बात खत्म। मैं आपको पुरानी सैलरी नहीं बताने वाला। यानी नई कंपनी में जाके हो सकता है आप पुरानी सैलरी बताओ, और हो सकता है आप पुरानी सैलरी ना बताओ। अगर आपने पुरानी सैलरी यानी नई कंपनी में जाने के बाद आपके पास चॉइस है, मैं आपके पास जॉब करने वाला हूं बाकी के 5 मंथ, क्योंकि 7 मंथ तो मैं कहीं और काम कर चुका हूं, और आप मुझे सैलरी देने वाले हो 2,70,000 रुपए, 2,70,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, आप मुझे सैलरी देने वाले हो। तो कंपनी बी में आपके पास अब दो ऑप्शन आ गया है, पुरानी कंपनी की डिटेल दो कि मेरी इतनी सैलरी थी, मेरा इतना टीडीएस कटा, या तो डिटेल दोगे या तो डिटेल नहीं दोगे। अच्छा, डिटेल दोगे तो क्या करेगा पुरानी वाली कंपनी, और डिटेल नहीं दोगे तो क्या करेगा, यही दोनों एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कंपनी ए में मैंने काम किया, 2 लाख रुपए सैलरी, 7 महीने तक काम किया। कंपनी को लग रहा था, कंपनी ए को, कि भाई मेरे पास तो पूरी जिंदगी काम करेगा, उसके हिसाब से टीडीएस काट रहा था। 7 महीने बाद आप जॉब छोड़ के चले गए और आप गए कंपनी बी में। कंपनी बी ने पूछा आपकी पुरानी क्या सैलरी थी, कितना टीडीएस कटा, आपने नहीं बताया, यानी आपने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं बताऊंगा। तो आप मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, कंपनी ए, एक काम करते हैं, इसको 2,70,000 की जगह 3 लाख रखते हैं। अच्छा, क्यों 3 लाख रख रहा हूं मैं, ताकि राउंड ऑफ कैलकुलेशन इजी हो आपके लिए। तो आप कैलकुलेशन करके दिखाना। आप बस ये बताओ मुझे, कंपनी बी में जाने के बाद आप बताते ही नहीं हो कि मेरी पुरानी सैलरी क्या थी, तो कंपनी बी कितना टीडीएस काटेगी। अब आप कंपनी ए का भी बताओ, कंपनी ए ने कितना टीडीएस काटा होगा, कितने महीने तक काम किया, कितना टीडीएस काटा होगा। और फिर कंपनी बी को जब आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो कंपनी बी कितना टीडीएस काटेगी। पहले ये करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे कि भाई अगर कंपनी बी को बता देते आप कि कंपनी ए में इतनी सैलरी मिली तो वो क्या करता। ठीक है, तो अभी फटाफट आप निकालो, मैं वेट कर रहा हूं 2-4 मिनट आपका। चलो भाई, मैं करा रहा हूँ, तुम तो बहुत तेजी से करें। तो पहले तो कंपनी ए क्या सोचेगी और कंपनी ए आपका कितना टीडीएस काटने वाली है वो समझते हैं। कंपनी ए में गए आप, 2 लाख रुपए आपकी सैलरी फाइनल हुई है। कंपनी ए को क्या लगेगा आप कितने दिन तक काम करोगे। आप पहले तो बोल के नहीं जाते कि 7 महीने बाद छोड़ दूंगा। अगर आप पहले बोल के जा रहे हो कि मैं 7 महीने बाद छोड़ दूंगा, तो हो सकता है कंपनी ए 7 महीने के हिसाब से आपकी इनकम देखे। लेकिन अभी कंपनी ए को क्या लग रहा है, आप तो भाई पूरे 12 महीने काम करने वाले हो, तो 2 लाख इंटू 12, यानी कंपनी ए आपकी इनकम देखेगी 24 लाख रुपए, और उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा देगी कितना, 75,000 रुपए। यानी कंपनी ए को लग रहा है आप कमाने वाले हो 23,25,000। कोई अदर इनकम आप बताने वाले नहीं हो, तो कंपनी ए को आपकी यही टैक्सेबल इनकम लगेगी, और इसके हिसाब से वो अपना क्या करेगा, आपका इनकम निकालेगा, टीडीएस निकालेगा। पहले तो टैक्स निकालेगा। तो 0 से 15 लाख तक 1,40,000, ठीक है, और 15 लाख से ऊपर 23,25,000 तक 30%, कितना आ रहा है बताना जरा। बीच के 8,25,000 का 30%, कितना बताया आपने, 2,47,500। और ये टोटल जोड़ के बताओ जरा कितना आ रहा है, 3,87,500। ये हमें हमारी टोटल हमें दिख रहा है, प्लस सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज क्यों लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा बस। सरचार्ज तब लगता है जब 50 लाख से ज्यादा इनकम होती। तो कितना, 4% कितना आ रहा है बताओ जरा, 15,500। टोटल बता दो एक बार कितना आ रहा है, 4,03,000। यानी कि इस कंपनी को लग रहा है आपका जो टैक्स बनेगा 4,03,000 बनेगा। तो 4,03,000 को इसने क्या किया होगा, डिवाइड बाई 12। तो 4,03,000 डिवाइड बाई 12, तो 33,583 पॉइंट समथिंग आ रहा है। पर मैं राउंड ऑफ में इतना ही रख रहा हूं, मैं अभी राउंड ऑफ में इतना ही रख रहा हूं कि कंपनी आपको हर महीने इतने रुपए का टीडीएस काटेगी। ठीक है, और 7 महीने तक कंपनी ने 33,583 इंटू 7, 33,583 इंटू 7, यानी कंपनी ने 2,35,081 रुपए का टीडीएस काट लिया होगा अप टू 7 मंथ। मतलब टोटल 7 मंथ में उन्होंने कितने रुपए का काट लिया होगा टीडीएस, 2,35,081 रुपए का। क्या यहां तक बात समझ आ रही है भाई, कंपनी ए का सीन समझ आ रहा है सब कुछ। कंपनी ए में आप जॉब कर रहे थे,
7 महीने तक आपने जॉब की, 7 महीने में आपकी इनकम के हिसाब से इतना टीडीएस काट लिया होगा उसने। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है, पॉइंट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी बी की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। कंपनी बी की बात करते हैं भाई, सबका ध्यान इधर चाहिए प्लीज। कंपनी बी में आप जाते हो और कंपनी बी ने 3 लाख रुपए हर महीने की सैलरी रखी। अब आपका क्वेश्चन है, कंपनी बी सबसे पहले पूछे कि भाई पुरानी इनकम बता दो, पुरानी सैलरी बता दो, और पुराने मंथ में आप पुराने में कितना टीडीएस कटा ये बता दो। अगर वो बता देता तो अलग तरीके से कैलकुलेट करता, बट अभी मैंने क्या बोला, कंपनी बी ने आपको, कंपनी बी में आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि भाई मेरी पुरानी इनकम क्या थी, तुम्हें क्या लेना देना, और बोला नजर लगा दोगे, तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो आप बताओ कंपनी बी क्या करेगी। भाई कंपनी बी के हिसाब से, अगर कंपनी बी को पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो कंपनी बी के हिसाब से आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 3 लाख इंटू 5 यानी 15 लाख बस। तो कंपनी बी को तो यही लग रहा है कि आप यही कमाओगे, क्योंकि पुरानी कोई इनकम ही नहीं पता उनको, तो ये इनके हिसाब से ही टीडीएस काटेगी कि भाई आपकी सैलरी कितनी है। कंपनी बी को क्या लग रहा है, भाई आपकी सैलरी तो 15 लाख ही है, तो 15 लाख के हिसाब से आपका जो, बल्कि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 75,000, तो 14,25,000। तो कंपनी बी को लग रहा है आप 14,25,000 ही कमाने वाले हो, और कंपनी बी उसके हिसाब से टीडीएस काटेगी। तो कंपनी बी क्या कहेगी, 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं बनता, 3 लाख से 7 लाख पे 5%, 7 लाख से 10 लाख पे 10%, और 10 लाख से 12 लाख पे 15%, और 12 लाख से 15 लाख होता है, लेकिन ये तो 14.25 तक 20%। तो ये आ रहा है कितना, 45,000 पक्का ना। और ये आपका 80, 1,25,000, और प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 5,000, तो कितना आ गया, 1,30,000। तो नई कंपनी को यही लग रहा है कि भाई आपकी इनकम है कितनी, 1,30,000। तो नई कंपनी को यही लग रहा है, तो नई कंपनी इसी के हिसाब से बाकी के 5 महीने में काट लेगी आपका टीडीएस। तो 1,30 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया, 26,000। तो 26,000 हर महीने नई कंपनी टीडीएस काटेगी, क्योंकि उसको पुरानी इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है, यानी ये कंपनी आपका 1,30,000 का टीडीएस काट लेगी। अच्छा एक बात बताओ, सोच के बताना, क्या इसने कंपनी बी को अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो इसने अपना टीडीएस बचा लिया, टीडीएस तो बचा ही लिया ना, ज्यादा कटता और टीडीएस, क्योंकि नई कंपनी को तो अब इनकम आपकी सिर्फ कितनी दिख रही है, 15 लाख, तो 15 लाख के हिसाब से उसने टीडीएस काटा। लेकिन क्या इनकम टैक्स बचा लिया इसने, इनकम टैक्स नहीं बचा पाएगा, टीडीएस भले बचा लिया। पहले तो बात को समझो, क्या पॉइंट ए कंपनी ए के हिसाब से समझ आ गया आपको। आप कंपनी ए के अकाउंटेंट हो तो आपको क्लियर है क्या करना है, आप कंपनी बी के अकाउंटेंट हो, उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो क्लियर है क्या करना है। अब इसके वैसे तो ये इनकम टैक्स का पार्ट है, बट आपकी क्लियरिटी के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो आदमी था, यानी ये मैं था, मैं बोल रहा था ना कि मैं जॉब कर रहा हूं, तो मैं था, तो क्या मेरे को आईटीआर नहीं फाइल करनी पड़ेगी, मेरा टीडीएस कट गया तो काम चल गया क्या, नहीं, आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। जब आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी तो आपको अपनी पूरी इनकम बतानी पड़ेगी या आधी इनकम बताओगे। आईटीआर फाइल करते समय तो पूरी इनकम बतानी पड़ेगी ना। आप बोलोगे 2 लाख रुपए पे मैंने 7 महीने तक काम किया, और 3 लाख रुपए पे मैंने 5 महीने तक काम किया, यानी आईटीआर फाइल करते समय, अब ये इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है, सॉरी टीडीएस का पार्ट नहीं है। टीडीएस में तो यही है, आप कंपनी ए के अकाउंटेंट हो तो इतना टीडीएस काटना, आप कंपनी बी के अकाउंटेंट हो तो इतना टीडीएस काटना, यही बात खत्म हो गई। पर इनकम टैक्स के हिसाब से बता रहा हूं, कंपनी ए से इसने 14 लाख कमाया और कंपनी बी से इसने 15 लाख कमाया, तो टोटल तो इसने 29 लाख कमा लिया ना। तो इसको अपनी आईटीआर में तो अपनी पूरी सैलरी बतानी पड़ेगी, 29 लाख। अब इसमें ये क्या घटाएगा, फटाफट बताओ, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना घटना चाहिए, 75,000। आप ये नहीं कह सकते 2 जगह काम किया तो 75 75 1.5 लाख घटेगा, नहीं भाई, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक बार ही मिलेगा, चाहे आप 10 जगह काम करो। ठीक है, तो कितना हो गया, 28,25,000। यानी अब गवर्नमेंट को आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि मेरी सैलरी कितनी थी, 28,25, और इस पर टैक्स कितना बनेगा अब आपको बताना पड़ेगा ना। तो टैक्स कितना बनेगा, 0 से 15 लाख तक तो 140, और 15 लाख से 28,25,000 तक 30%, ये बीच का अमाउंट कितना है, 13,25,000। इसका 30% कितना होगा भाई, 3,97,500 प्लस 1,40,000, तो
37,500, यानी आप अपनी इनकम कितनी बताओगे, मेरी इनकम कितनी है 37,500 मेरा टैक्स बनेगा, और इस पे 4% सेस भी जोड़ूंगा मैं, इसका 4% होता है 21,500, और फाइनल बताओ 5,59,000। ये आपका पूरा टैक्स पेएबल है, जितना आपको पे करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्लियर हो रहा है भाई? अपनी आईटीआर में तो पूरा टैक्स बताओगे ना। अब इसमें से जो आपका टीडीएस कट चुका है वो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो टीडीएस कंपनी ए से जो कटा है वो भी माइनस कर दो, और टीडीएस कंपनी बी से जो कटा है वो भी माइनस कर दो। ये इनकम टैक्स का पार्ट है। पहले बताओ, मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहा हूं, समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो, टीडीएस का पार्ट क्या होता है, आपको किसी का इनकम कैलकुलेट करके टीडीएस काटना है, वो मैंने आपको बता दिया। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर किसी ने पुरानी डिटेल ना देके टीडीएस कम कटवा लिया तो बचेगा थोड़ी ना भाई। आईटीआर तो फाइल करना पड़ेगा ना, आईटीआर में तो पूरी इनकम बताएगा, और टीडीएस इसका कम कटा होगा। इधर 235,081, 235,081, और इधर कितना कटा है 1,30,000। तो ये जो कट चुका है वो तो दोबारा कट गवर्नमेंट को पे करने की जरूरत नहीं है। 235,081 माइनस 1,30,000, तो 1,93,919 रुपए इसको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा एज इनकम टैक्स। वैसे तो देखा जाएगा इनकम टैक्स ये पूरा माना जाएगा कि 559 पे किया है, इनमें से इतना तो टीडीएस कट गया था, और इतना क्योंकि इसने उस टाइम पे टीडीएस नहीं कटवाया था, बचा लिया था, तो अब इसे पे करना पड़ जाएगा। कुछ बात समझ आई, लॉजिक समझ आया? ये लॉजिक है पूरा का पूरा कि भाई किस तरीके से इनकम टैक्स और टीडीएस काम करता है। टीडीएस कोई अलग टैक्स नहीं है, बल्कि इनकम टैक्स का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आप अलग से पैसे काट के निकाल गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। समझ आ गया पक्का? चलो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद ही हमारा टीडीएस वाला पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, अंडर सेक्शन 192 सैलरी का टीडीएस वाला पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट ये है, अगर कंपनी बी में गए आप, और कंपनी बी ने पूछा हम 3 लाख सैलरी देंगे, पीछे वाला बताओ कितनी मिलती थी, आप बोलोगे पक्का सैलरी चेंज नहीं करोगे? वो बोलेगा अब करूंगा ही नहीं यार, बता दो दे, दोस्त है हम तो फिर उसने बोल दिया यार पहले ना 2 लाख रुपए महीने का मिलता था, और 7 महीने काम किया, और इतना टीडीएस भी काट लिया है कंपनी, इतना टीडीएस भी पुरानी वाली कंपनी ने काट लिया, 7 महीने में 2,35,081 रुपए काट लिए। अब आपको इन्फॉर्म कर दिया, आपने नई कंपनी को बता दिया, तो नई कंपनी का अकाउंटेंट क्या करेगा? क्या पुरानी सैलरी देखेगा? हाँ देखेगा। पुरानी इनकम देखेगा? हाँ देखेगा। क्या पुराना टीडीएस जितना काटा है उसे भी कंसीडर करेगा? हाँ उसे भी करेगा, और उसके हिसाब से ये कितना टीडीएस काटेगा पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आप बता दो, और ये मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पहले आप करके दिखाओ, और जैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया विद एडवांस लेवल। इंटरव्यू में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो जस्ट इसके बाद बताऊंगा, अभी पहले इसे कंप्लीट करके दिखाओ, ताकि आपको टीडीएस और अंडर सेक्शन 192 में कभी कोई दिक्कत ही ना आए। फटाफट इसे करके दिखाओ। चलो मैं एक्सप्लेन करूं, एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि हम इसे खत्म करते हैं। कंपनी ए की आपने सैलरी भी बता दी कंपनी बी को, भाई मेरी सैलरी थी 2 लाख रुपए पर मंथ, यानी मैं पीछे की कंपनी से 14 लाख रुपए कमा के आया हूं, ये आपने बता दिया, पीछे की कंपनी से मैं 14 लाख कमा के आया हूं। साथ में आपने ये भी बता दिया कि पीछे की कंपनी ने टीडीएस काटा है, और कितना काटा है आपका 2,35,081 रुपए, तो आपका टीडीएस काट लिया है पुरानी वाली कंपनी ने 2,35,081। ये आपको आपने नई कंपनी को इन्फॉर्मेशन दे दी, और बहुत ज्यादा चांस है कि जब भी आप की कंपनी में कोई जॉब चेंज करके आएगा तो उसकी पुरानी इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही पता चल जाएगी, क्योंकि वो आप पूछोगे ना, तो पुरानी बैंक स्टेटमेंट, पुराना टीडीएस सब बता देते हैं। तो ये वाला केस आपकी कंपनी में ज्यादा होने वाला है कि आपकी कंपनी में, आप जिस कंपनी में अकाउंटेंट हो उस कंपनी में कोई और आता है जॉब करने, तो आपको पुरानी सैलरी बता देगा कि भाई पीछे तो इतना कमा के आ रहा हूं, और इतना मैंने टीडीएस मेरा कट भी चुका है, सारी चीज आपको बता दिया। अब आप कंपनी बी के अकाउंटेंट हो, अब आप क्या करोगे? तो सबसे पहली बात कि आप पहले तो ये देखोगे जब आपके पास कोई जॉब करने आ रहा है तो भाई उस टोटल कमाने कितने वाला है, तो आप सबसे पहले तो उसकी इनकम देखोगे, और आप बोलोगे कि भाई साहब 14 लाख तो पहले से कमा के आ रहा है, प्लस मेरे से भी कमाएगा 3 लाख इंटू 5 यानी 15 लाख तो मेरे से भी कमाएगा, तो मेरे से टोटल ये कमाएगा कितना 29 लाख रुपए। ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा,
तो 28,25,000 इसकी पूरी इनकम है। क्या ये बात आपको पता है? क्योंकि आप नई कंपनी को पुरानी वाली सारी डिटेल पता है तो सारी इनकम कंसीडर करेगा ना कि आपकी टोटल इनकम कितने होने वाली है, 28,25,000, और आपको इस पे टैक्स देना है। तो अभी 28-25 पे अभी हमने निकाला था ना, तो बार बार क्या निकालू मैं, 28-25 पे कितना टैक्स बनता है, 5,59,000। तो नई कंपनी ये देख लेगी कि भाई जो आपका टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, 5,59,000 रुपए। नई कंपनी को पता है कि आपका टैक्स कितना बनने वाला है, 5,59। तो नई कंपनी को इस तरीके से टीडीएस काटना चाहिए कि पूरा कितना काट ले, 5,59। लेकिन एक बात बताओ, क्या पूरा 5,59 काटना पड़ेगा या कुछ तो पहले से कटा हुआ है? पुरानी कंपनी ने कुछ तो पहले से टीडीएस काट लिया है ना, टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड। कुछ पुरानी कंपनी ने ऑलरेडी आपका टीडीएस काट लिया है, तो आप देखोगे तो कितना है, 2 लाख, सॉरी कहां गया, ऊपर लिखा हुआ था 235,081, यानी 235,081 तो ऑलरेडी कटा हुआ है ना, 235,081 का टीडीएस तो ऑलरेडी कटा हुआ है। तो अब उस टीडीएस को दोबारा काटने की जरूरत है क्या आपको? नहीं। तो अब जो बचा वो काट लो आप। यानी आप टोटल इनकम देखो और टोटल टीडीएस देखो कितना काटना है। तो टोटल 5,59 काटना था, जिसमें से 2,35,081 रुपए तो ऑलरेडी कटा हुआ है, तो कितना बचा, 3,23,919। क्या मुझे इतना और काटना चाहिए? तो 3,23,919 डिवाइड बाई 5, आपके पास 5 महीने है ना, तो हर महीने इतना इतना काट लो, जो कि आ रहा है 64,783 रुपए। तो 84 हम कर सकते हैं राउंड ऑफ में, राउंड ऑफ में मैंने 84 कर लिया है, और इतना टीडीएस पर मंथ काट लो। क्या ये बात अब समझ आ गई? बात क्लियर हो गई? तो इसमें मैंने नया क्या बताया, कुछ भी नया नहीं है इसमें, बस ये चीज है कि अगर आपको पुरानी इनकम पता है तो वो भी जोड़ो, वो भी कंसीडर करोगे, और पुराना टीडीएस पता है तो वो भी कंसीडर करोगे, क्योंकि इतना कट चुका है तो दोबारा काटने की जरूरत नहीं, उतना घटा दो, बाकी जो बचा उतना काट लो। समझ आ गया? तो मेरे ख्याल से तो आसान चीज ही है, पर हाँ क्योंकि जब टीडीएस आप पहली पहली बार सीख रहे थे इसीलिए मैंने कुछ ज्यादा डिटेल में बता दिया। अब दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इतना टाइम भी नहीं है कि अब दोबारा आप कहीं पे बैठोगे सीखने के लिए। तो टीडीएस क्या सीख रहे थे हम, सेक्शन 192। 192 में हमने क्या क्या सीखा, टीडीएस सैलरी पे काटना होता है। अगर कोई भी सैलरी दे रहा है अपने एम्प्लॉय को तो वो किस रेट से काटेगा, सेक्शन पूछे जाते हैं तो सेक्शन याद होना चाहिए 192। किस रेट से काटेगा वो याद होना चाहिए, रेट बताना, स्लैब रेट, कोई रेट फिक्स नहीं है, स्लैब रेट है। उसके बाद ये पूछ सकता है कि भाई टीडीएस कब काटना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट या एट द टाइम ऑफ ड्यू करने, तो कौन सा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, नहीं जो पहले ना हो, जो पहले हो वो टीडीएस के अदर सेक्शन पे लगेगा, सैलरी वाले पे क्या लगेगा, टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अच्छा, क्या जितनी इनकम पता चल जाएगी वो सब कंसीडर करना है, क्या जितनी डिडक्शन पता चल जाएगी सब कंसीडर करना है, क्या जितने लॉस पता चल जाए सब कंसीडर करना है? भाई इनकम और डिडक्शन तो सारे कंसीडर करने हैं, लेकिन लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी वाला कंसीडर करना है और कोई सा लॉस कंसीडर नहीं करना है। अच्छा, क्या 2 जगह जॉब कर रहे हैं तो भी समझ आ गया होगा, सब समझ आ गया होगा। तो अगर दोनों को इंफॉर्मेशन पता है तो अलग तरीके से टीडीएस काटना, क्योंकि आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता तो आपको जितनी इनकम के बारे में पता है उसके हिसाब से टीडीएस काट लो। तो इसी के साथ हमारा ये सेक्शन 192 कंप्लीट होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया है, और अब अगला सेक्शन हम पढ़ेंगे कोई दूसरा, तो वो अगली क्लास में देखें। ठीक है, तो मैं ये क्लास यहीं ऑफ कर रहा हूँ।